तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे खाद्य एवं उर्वरक को मिलना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ को मीन्स जहाँ पे पेड़ पौधे उगाने के लिए मीन्स फसल उगाने के लिए खाद की अति आवश्यक होता है। क्यों ज़रूरत पड़ती है खाद की? ताकि पेड़ पौधे को पोषक तत्व मिल सके, मिट्टी का पोषक तत्व बरकरार रहे मीन्स बनाए रखे। इसलिए किसान समय समय पर क्या करते हैं, फसल में खाद्य या उर्वरक डालते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, खाद्य उर्वरक क्या है? तो मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखता है। मैं समझ में रहा, मिट्टी में पोषक तत्वों को बनाए रखता है, उसी को खाद्य उर्वरक कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तब गोबर या जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, कोई जरूरत ही नहीं, गोबर जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, गोबर को लंबे समय तक गड्ढे में रखा जाता है। जिससे खाद का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो गोबर का जो खाद्य पदार्थ, जो गोबर का जो खाद्य होता है, खाद्य और खाद याद रखिएगा, खाद्य में खाने वाला पदार्थ, यहाँ खाद बोल रही है। ठीक है, तो जो नेचुरल रूप से हमें प्राप्त होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, वो अधिक शुद्ध होता है। लेकिन आज के समय में कई प्रकार के खाद उर्वरक निकले, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, कई प्रकार की दवाइयाँ जो फसल को बनाए रखता है, जिससे फसल की सुरक्षा होती है, कई प्रकार के। तो इस प्रकार से क्या होता है, गोबर को लंबे समय तक अवशिष्ट पदार्थ, कोई जरूरत नहीं गोबर ही होता है, बल्कि जितने भी होते हैं बहुत से लंबे समय तक रखने से क्या होता है कि उनकी मिट्टी का जो बनाए रखता है उर्वरक शक्ति। तो और कुछ इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। मीन्स खाद्य और उर्वरक में जो डिफरेंट है ना, कि थोड़ा सा एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग कि उर्वरक का एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक्चुअली थोड़ा सा। ठीक है, चलिए उर्वरक का एग्जाम्पल। इसका उदाहरण क्या होगा? तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपका जो फैक्ट्री में निर्माण किया जाता है उर्वरक। ठीक है, यूरिया हो गया, डीएपी, आप इसको डीएपी एक और है, फिर सुपर फास्फेट, बहुत प्रकार के उर्वरक हैं। सुपर फास्फेट इत्यादि ये उर्वरक। तो काफी ये सब का जो रहता है, सो काफी में उर्वरक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो इन दोनों खाद्य और उर्वरक के बीच जो डिफरेंट है उनको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके, ताकि हम लोग अगले लेसन में जा सकें। चलिए ठीक है, वीडियो स्टॉप करिए, नोट कीजिए। तो खाद्य और उर्वरक, ठीक है, उर्वरक खाद्य, इनके बीच जो डिफरेंट है, जो अंतर है, उनको हमने यहाँ प्रेजेंट किया। तो क्या डिफरेंट है? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, कार्बनिक नहीं, अकार्बनिक मीन्स उसमें कार्बनिक। और एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पे और पढ़ेंगे तो और डिटेल पता चलेगा। यह हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, गोबर जो सब प्राकृतिक रूप से मिलता है, ना कि गोबर का हम लोग निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम गोबर खाद होता है, उर्वरक जो हम लोग मार्केट में लेते हैं वह खाद नहीं, वह उर्वरक होता है। उर्वरक और खाद में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या होता है, उर्वरक का जो उत्पादन होता है फैक्ट्री में होता है,
और खाद्य का निर्माण खेत में होता है। इसमें ह्यूमन्स प्राप्त मात्रा में नहीं होता है, जबकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। उर्वरक में पादप पोषक तत्व तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फिर बहुत प्रकार के सुपर फास्फोरस ये होते हैं, जबकि खाद्य में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो ये था मेरा डिफरेंट, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंट क्या है, इनको आप लोग नोट कीजिए वीडियो स्टॉप करके। या अब हम लोग आगे देखेंगे कि खाद से क्या लाभ होता है। एक्चुअली में उर्वरक से क्या होता है, खाद से क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो खाद होता है ये मीन्स हमें खाद प्राकृतिक रूप से मिलता है और उर्वरक का निर्माण हम लोग फैक्ट्री में करना पड़ता है, जिससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आगे चलकर। पर्यावरण का ये जो हम लोग फसल के ऊपर छिड़कते हैं दवा, वह पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक है या लाभदायक। हानिकारक। एक्चुअली हम लोग जो छिड़काव करते हैं जो फसल के ऊपर, वो क्यों करते हैं, पोषक तत्वों को मिट्टी को बनाए रखने के लिए। फसल उगने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, ना कि फसल। एक चीज़ बता दें, फसल तभी उगेगा जब उसका मिट्टी की गुणवत्ता सही होगी। आप फसल भले ही अच्छे किस्म को लाइए और उसका अगर मिट्टी का जो गुणवत्ता है वो अगर अच्छी नहीं है तो फसल अच्छी नहीं उग पाती है। ठीक है, तो फसल अच्छी उगने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता होनी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग छिड़काव करते हैं, ताकि उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता मीन्स पोषक तत्व बरकरार रहे, मीन्स बनाए रखे। समझ में आ रहा है ना। तो ये था उन दोनों के बीच डिफरेंट। अब हम लोग समझते हैं खाद से क्या लाभ होता है। इसको नोट कीजिए वीडियो स्टॉप करके, आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स जो है आपको दिखाई नहीं देते होंगे, है ना। थोड़ा सा आप इसको बैक करो तो देखिए यहाँ पे मैं कर दिया, तो वीडियो आप स्टॉप कर लीजिए और फिर देख कर लिख लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे लिखते हैं खाद्य का और खाद्य का लाभ। वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा आप लोग। खाद्य के लाभ, है ना। तो ये भी बेहद अच्छी टॉपिक है, इसको भी हम लोग को कंप्लीट करना जरूरी रहता है। तो इससे क्यों खाद से लाभ क्या होता है, चलिए हम लोग पॉइंट पर पॉइंट लिखते हैं। अगर दिखाई नहीं देता थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं। दिखाई दे रहा है ना। चलिए, तो खाद से मिट्टी में जल संरक्षण करने का जल संरक्षण होता है। ये सबसे फर्स्ट। दूसरा होगा क्या, कि खाद जो है सो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। खाद से क्या होता है, इसका भी है कि इसमें क्या होता है कि खाद से मित्र जीवाणु वृद्धि होता है। अब मृत जीवाणु क्या है भाई, मित्र जीवाणु तो आप लोग पढ़िएगा सूक्ष्म जीव के बारे में, है ना। तो सूक्ष्म जीव, कोई सूक्ष्म जीव ऐसा नहीं कि सभी सूक्ष्म जीव बेड होते हैं, शत्रु होते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, शत्रु। तो ये खाद में मित्र जीवाणु को बनाए रखता है। फिर चलिए अगला जो रहता है तीसरा, खाद से
आप क्या करिएगा ना, हम यहाँ खाद खाद बार बार लिख रहे हैं, तो आप खाद खाद नहीं लिखेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग लिख सकते हैं इससे मिट्टी में क्या होता है, खाद से मिट्टी बना रहता है। यहाँ पे भूरभूरा संरचना मिस, जो क्या होता है ना, कुछ ऐसे मिट्टी होते हैं जो लगता है कि वहाँ पे मिट्टी ही नहीं बल्कि बड़ा बड़ा चट्टान टाइप का हो जाता है। जैसे कि अगर ये फील्ड है तो यहाँ जो ये वर्ड का यूज किया गया तो क्या होता है ना, बहुत मतलब बहुत मिही मिट्टी, ठीक है, मतलब कि छोटा छोटा कण वाला मिट्टी इस तरह बरकरार रहता है। इसी भी जहाँ देखते हो कि जहाँ गोबर होती है ना, वहाँ पे मिट्टी जो होती है सब छोटा छोटा रहता है, इस तरह संरचना बनाए रखता है, ठीक है। और अगर उर्वरक का यूज होता है तो देखते होंगे कि शुरू में तो ठीक रहेगा बट इस तरह रहेगा, मीन्स वहाँ पे मिट्टी का संतुलन अच्छी नहीं रहती है ना, तो इसका संरचना बना रहता है। फिर चौथा है इससे जैविक खाद, मिट्टी का गठन है ना सुधारा जाता है। आप देखते होंगे कि कहीं हर जगह अलग अलग मिट्टी जो है उसको गुणवत्ता थोड़ी सी अगर आप लोग उसको स्पर्श करेंगे में छुइएगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। ये मिट्टी में कुछ दूसरा अनुभव होगा, उस मिट्टी में कुछ दूसरा अनुभव होगा। तो कई प्रकार की मिट्टियाँ हैं जिनको आप जब उसको स्पर्श कीजिएगा जाकर तो थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंट दिखाई देता है, ठीक है। तो ये रहा खाद के लाभ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा तो बेहद ही जरूरी होता है सिंचाई, तो हम लोग उसे करते हैं, ठीक है। सिंचाई, तो आप लोग को ये फसल उत्पाद एवं प्रबंधन ये दिखाई देता होगा लेकिन क्लास 8 नहीं दिखाई देता, तो हम लोग इसी पर चर्चा करते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो सिंचाई, एक्चुअली में सिंचाई होता क्या है, इसको डेफिनेशन लिखेंगे फिर समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। या लिखते हैं, है ना, फसलों में समय समय पर, याद रखिएगा समय समय, यहाँ समय समय का यूज किया जाता है, ये नहीं कि हमेशा, समय समय पर फसलों में समय समय पर सिंचाई, मतलब सिंचाई तो वर्ड नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग सोचेंगे फिर सिंचाई लिख दिया, क्या समझ आए। तो समय फसलों में समय समय पर यहाँ पे जल लिखते हैं जिससे आप लोग को समझ आएगा। मैं बेहद सिंपल सा वाक्य में लिखा हूं ताकि आप लोग समझ लीजिएगा। फसलों में समय समय पर जल देना मीन्स फसलों में क्या करना, जल या पानी समय समय पर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कल दिए अब 1 घंटा बाद तुरंत, ऐसा नहीं, समय समय पर होता है। क्योंकि पेड़ पौधे के लिए भी अगर मनुष्य अगर दवा, अगर डॉक्टर बोलेगा कि इसको दिन भर में 2 ही खाना है तो अगर 10 खा लेंगे तो फिर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो वैसा ही होता है इसमें कि समय समय पर क्या करना है, जल देना है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू मतलब तुरंत तुरंत नहीं, ठीक है, समय समय पर। तो हम लोग थोड़ा सा सिंचाई का स्रोत समझते हैं कि खास तौर पर इंडिया में सिंचाई का स्रोत क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है या नहीं, है ना। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है तो मीन्स यहाँ पे कृषि होती होगी। जब कृषि प्रधान देश है तो कृषि होती ही होगी।
तो यहाँ पे जो सिंचाई करने का क्या क्या स्रोत है हम इसको लिखते हैं। सिंचाई का स्रोत, तो सिंचाई का स्रोत आप लोग को आ जाता है कुआं, जलकूप, तालाब, नदी, इस प्रकार से और बहुत सारे हैं जो कि सिंचाई और फिर नहर और लिख देते हैं। ठीक है, बांध, तो जिसके पास जैसा सुविधा होता है वैसा खेत में सिंचाई करते हैं। जिसके पास कुआं नहीं है वो जलकूप से करेगा, जिसके पास जलकूप नहीं है तालाब से करेगा, नदी से करेगा, नहर से करेगा, बांध से करेगा। मतलब वह फसल में जो पानी देने की जो प्रक्रिया होगा वह देगा, किसी भी माध्यम में वह देना होगा उसे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। तो आप इसको नोट कीजिए वीडियो स्टॉप करके। थोड़ा सा ये इसमें क्या बोला है, तो बहुत प्रकार के छिड़काव तंत्र होता है, ड्रिप पंप होता है जिनकी तरह। तो छिड़काव तंत्र क्या है, थोड़ा सा ये इनके माध्यम से जो दिया जाता है। तो आप लोग बुक अगर होगा आप लोग के पास तो बुक में आप लोग देख पा रहे होंगे जो फिगर दिया है। इस पारंपरिक तरीका, जो पहले जो सिंचाई करने का जो ट्रेंड था वो अधिकतर कुआं, नदी, नहर ये सब का ही यूज किया जाता था पहले। लेकिन अब कुआं कम दिखाई देता है, बल्कि अब ऐसे बहुत सारे आधुनिक समय में ऐसे बहुत सारे सुविधाएं हो गए जिनके जरिए किसान अपने खेतों में पानी दे लेता है। ठीक है ना, आप लोग को ये दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ बांध। ठीक है ना, तो जो तो देखिए हम एक फिगर छापते हैं जिनके थ्रू आप मान लीजिए कि क्या है, कुआं है, ये दो गो डंडा है, ऐसे रहते है ना, यहाँ रस्सी होगी, ये रस्सी है। ठीक है, और ये यहाँ पर वही चीज़ है जो पानी, जिसको आप लोग फिगर दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा हमको दिखने तभी पता चलेगा ना। हाँ, तो इनके जरिए क्या होता है कि इससे पानी निकाला जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि पीछे में भारी चीज़ बंधा रहता है, ताकि जब वह रस्सी अपने भी ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा। जब इसको पानी में जाना रहेगा, मीन्स या पानी में है तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली या इधर होगा, मतलब ऊपर उठे रहेगा। ठीक है, और जब ये सीधा खड़ा हो जाएगा तो फिर ये भी सीधा आ जाएगा, है ना। तो और फिर बेल के द्वारा भी, बेल चारों तरफ राउंड मारता था, उसके जरिए भी पानी निकाला जाता था। तो फिगर में देख के समझ सकते हैं हम लोग, उसको छापना थोड़ा सा मुश्किल है। छिड़काव तंत्र है, तो छिड़काव तंत्र नाम ही से पता चल रहा होगा कि वह कैसे, उसका ये मैं फिगर थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, तो जिससे यहाँ पे फसल लगा हुआ है, ये फसल का फिगर है। ये है ना, तो क्या होता है कि जल नल है, सॉरी फिगर नहीं, ये नल समझ लेते हैं। मतलब कि क्या होता है कि छिड़काव तंत्र में जल जो से छिड़कता है चारों तरफ, पैम्प मान लीजिए कि पैम्प है तो ये घूरेगा, राउंड होगा चारों तरफ, और इसमें से पानी निकलेगा जो फसल के चारों ओर फैल जाएगा। तो ये सिंचाई जो थी आधुनिक समय में से, अगर ये सिंचाई का स्रोत, थोड़ा सा कुछ और बेहद टॉपिक चलते हैं हम लोग। प्राचीन काल, ताकि समझ में आ जाएगा। प्राचीन समय,
प्राचीन समय में अगर लिखे तो कुआं, नहर, तालाब, ठीक है। आधुनिक समय में, आधुनिक समय में क्या होता है कि छिड़काव तंत्र, छिड़काव तंत्र हो गया। फिर एक क्या है, ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र हमने बताया कि वह फसल, मतलब कि पाइप रहता है और यहाँ पे नल रहता है, ये घूरता है तो फिर जल जो से धीरे धीरे इस तरह फैलता है फसल के चारों तरफ। बहुत सारे फसल होंगे जिनके ऊपर ये फैल जाता है, ठीक है। ये होता है छिड़काव तंत्र, मतलब छिड़कता है। जैसे खेत में अगर दवाई डाले तो छिड़काव के द्वारा दिया जाता है, तो जस्ट लाइक उसी तरह होता है। ये आधुनिक जो अभी यूज़ किया जा रहा है, ये प्राचीन जो कि पहले यूज़ किया जाता था। तो पहले में जो यूज़ किया जाता था उससे पानी का काफ़ी बचत होता था। बहुत भले ही खेती करने में मीन्स थोड़ा सा थकान होता था, कुआं से पानी निकालना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आधुनिक समय में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, लेकिन पानी का कमी हो सकता है आने वाला समय में। हम पता है कि पृथ्वी पर पानी बहुत है, लेकिन सभी पानी का हम लोग यूज़ पीने में नहीं कर सकते, तो पेयजल की कमी हो सकती है। इसलिए जब हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे जल पर। तो चलिए, ये छिड़काव तंत्र, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। अब हम थोड़ा आगे पढ़ाते हैं। तो जो अगला टॉपिक है खरपतवार, इसी में हम लोग निराही के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो खरपतवार होता क्या है, तो आप लोग अक्सर देखते होंगे जो फार्मर है, तो फिर फार्मर नहीं, फिर भी वो लोग देखते होंगे कि जहाँ पे फसल उगा हुआ रहता है वहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे मात्रा में घास वगैरह उग जाते हैं। तो वही घास जो होता है ना, अपशिष्ट पदार्थ है ना। फसल तो हम लोग उसको खाते हैं, लेकिन घास को भी खा जाएंगे क्या, नहीं ना। तो इट इज़ वह जो रहेगा घास वगैरह को खरपतवार का एग्जाम्पल हो गया। अगर इसका उदाहरण लिखना है तो घास फूस लिख सकते हैं। ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। तो फसल के साथ उगने वाले अपशिष्ट पदार्थ को खरपतवार कहते हैं। अपशिष्ट मतलब बेकार, बिना काम का जो फसल उग जाता है। अब जब हम लोग प्याज की खेती करते हैं तो घास उग जाता है, तो किस काम का उगता है, अपशिष्ट है ना। उसको हम लोग घर नहीं ले आते, प्याज को घर लेते आएंगे लेकिन घास को घर नहीं लेते आएंगे। तो जस्ट लाइक वह अपशिष्ट पदार्थ है। बात समझ में आ रही है। अब जो अपशिष्ट पदार्थ की हटाने की प्रक्रिया, जिसको हम लोग हटाते हैं, तो वही है निराई। मान लीजिए कि किसी फसल का जो, मान लीजिए प्याज का खेत है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि घास उग गया, फसल भी है घास भी उग गया, तो जो उसको निकाले, जिसको हम लोग निकाई, झारखंड में अगर बोले तो उसको निकाई कहा जाता है, इसको निकाला जाता है, तो उसी को हम लोग निराई कहते हैं। समझ में आ रही बात को, मतलब कि जो हम लोग उसको अलग करेंगे, फसल से अलग करेंगे, तो फसल के साथ उगने वाले अपशिष्ट पदार्थ को हटाने की विधि को निराई कहा जाता है। मतलब जो फसल के साथ उग गया से घास को हटाना, वही क्या हुआ, निराई हुआ। इस हो गई, समझ में आ गया मेरी बात। तो जो आज का टॉपिक था तो इस प्रकार का था। खरपतवार क्या, तो फसल के साथ उगने वाले अपशिष्ट पदार्थ को खरपतवार कहा जाता है, घास फूस। और निराई फसल के साथ उगने वाले अपशिष्ट पदार्थ को नहीं, बल्कि उसको हटाने की विधि को निराई कहा जाता है। अगर वो उग गया तो उसको तो हटाना पड़ेगा, तो उसको हटाएंगे तो फिर हम लोग उसे निराई कहेंगे। आप निराई हाथ से ही किया जाता है अधिकतर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कटाई। तो कटाई भी कर लेते हैं, ये सब जो बेहद थोड़ा छोटा छोटा है, इसी वीडियो में हम लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो दो और जो चैप्टर है ना, अब फिर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं खरपतवार पर। कि खरपतवार जो होते हैं ना, लिख देता हूं ताकि आप लोग भी लिख लीजिएगा। खरपतवार तो क्या होता है कि फसल को उगने में मुश्किल कर देता है।
सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। और पता है कि अधिक मात्रा में खेत में क्या होता है, अधिक मात्रा में खरपतवार हो जाता है। मान लीजिए कि अब कौस किया एक प्याज का पौधा है, ठीक है। अब इसके आसपास क्या होता है कि घास उग जाते हैं। अब जितना फास्ट फसल का जो पौधा नहीं बढ़ेगा उतना फास्ट ये खरपतवार बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो चारों तरफ से इसको क्या करेगा, जकड़ लेगा। तो ये जो फसल को उगने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो खरपतवार जो है ना फसलों को उगने में मुश्किल कर देता है, मतलब उसको फसलों को उगने में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, कई प्रकार के सामना करना पड़ता है, तो फिर फसल उगता है, ठीक है। तो इसको भी खरपतवार को हटाना निरंतरन, इसको भी हटाना बहुत जरूरी होता है। अब कटाई पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो लास्ट टॉपिक हम लोग को कटाई और भंडारण, ये लास्ट टॉपिक है, तो इसको हम लोग थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। कटाई क्या होता है, फसल को काटने की विधि को, जब फसल की कटाई किया जाता है, मतलब फसल काटना, उसी को कटाई कहते हैं। एक ही वर्ड में याद रखिएगा, फसल काटना जस्ट लाइक कटाई। तो पहले के समय में हाथ के द्वारा फसल काटा जाता था। एक्चुअली क्या होता है, जब बड़े हेक्टर में, जब बड़े पैमाने पर मान लीजिए कि धान की खेती की गई है और उसको कटाई करना, तो बहुत टाइम लगता था, जिससे टाइम की भी खपत काफ़ी हो जाती थी, टाइम बचत नहीं होता था, और उतना बहुत सारे जो फसल, जो धान की खेती लगी हुई रहती थी, उसे काटना थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जो पहले के समय में यूज़ किया जाता तो हाथ के द्वारा काटा जाता था, इसे दरियाती कहते हैं, मीन्स उसका जो इस प्रकार का बना रहता है। इसको झारखंड में क्या कहते हैं पता है, जस्ट लाइक झारखंड में इसे हंसुआ कहते हैं, हंसुआ, झारखंड में इसको हंसुआ कहते हैं, जबकि अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता होगा। तो दरियाती, तो इसे हाथ के थ्रू फसल को काटा जाता था, जिसे काफ़ी लंबे टाइम लगा जाता था। तो हार्वेस्टर और थ्रेसिंग के थ्रू बहुत जल्दी ही फसल की कटाई हो जाता है, जिससे हमें समय की बचत होती है। अब भंडारण, ये टॉपिक के बाद ये टॉपिक था, ठीक है, भंडारण। तो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना तथा भविष्य समय के लिए, भविष्य काल के लिए बचा कर रखना ही भंडारण कहलाता है। एक्चुअली क्या होता है, किसी आपातकाल में मान लीजिए कि खाद्य पदार्थ की कमी हो गई है ना, तो अगर भंडारण करा रहेगा, मान लीजिए कि उस खाद्य पदार्थ को अगर हम लोग सुरक्षित रखेंगे, तभी तो हम लोग भविष्य काल में खा सकते हैं। तो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है कि जहाँ पर तहाँ रखने से, मान लीजिए कि चावल का रखे या तो आटे का रखे या तो कोई खाद्य पदार्थ करे, तो उसमें जीवाणु लग जाता है, विषाणु लग जाता है, कुछ वैसे जीव उसमें जाके घुल जाते हैं, जैसे कि बहुत छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं मक्की में या फिर चावल आटे बहुत चीज़ में लग जाते हैं, जिससे वह खाद्य पदार्थ खाना योग्य नहीं रहता है। खाने योग्य रहता तो बात ही नहीं। तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो इसलिए हमें भोजन को बनाए रखने के लिए, मतलब तो भोजन को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण करना बहुत जरूरी होता है। याद रखिएगा, भंडारण भोजन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और थोड़ा सा एक टॉपिक था, अगर हम लोग इसी में कर लेते हैं, ठीक है। तो वह जो है सो जंतुओं से क्या है, जंतुओं में भोजन, तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, जंतुओं में भोजन। तो वैसे थ्रू नाम लिखना जो जंतुओं द्वारा भोजन, जैसे मान लीजिए कि दूध, गोबर है ना, ऊन, अब ऊन खाद्य पदार्थ नहीं गोबर है। तो जंतुओं से सॉरी भोजन ही पूछा, तो दूध क्या चीज प्राप्त होता है, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब। फिर अंडा मुर्गी से प्राप्त होता है, ठीक है। ये जंतुओं में भोजन अगर ये नहीं दिखाई देता तो अंडा मुर्गी से प्राप्त होता है या नहीं,
ठीक है, दिखाई देता है, थोड़ा सा मैं पीछे जाके देख लेता हूँ, दिखाई देता है, ठीक है। तो जंतुओं में भोजन, तो जंतुओं के थ्रू हम लोग भी भोजन की प्राप्ति करते हैं, तो अधिकतर हम लोग पादप से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, अध्ययन प्रश्नावली जाएंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ये पूरा लेक्चर खत्म हो गया 1 वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक्चुअली हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे, और कौन सा वीडियो किस दिन बनेगा, हर दिन अलग अलग वीडियो बनता है। मैं बता देता हूँ कि 2 दिन 6 क्लास का बनेगा, 2 दिन 7 का बनेगा, 2 दिन 8 क्लास का वीडियोस बनेगा। 5 सब्जेक्ट रहेगा, साइंस रहेगा, फिजिक्स, साइंस, मैथ और फिर आपका सोशल साइंस। इंग्लिश का क्लास 2 दिन चलेगा, और फिर 9, 10 2 दिन, 1 दिन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय। कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाय, थैंक्स।